आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत। हम पढ़ रहे थे स्वप्न वासवदत्तम, जो कि एक नाटक है महाकवि भास रचित, और इसके 3 अंक हम पूर्ण कर चुके थे। चौथे अंक का भी बहुत सा भाग हम पूर्ण कर चुके हैं और आज हमें इस अंक को समाप्त करना है। आगे बढ़ने से पहले, आज की कक्षा में आगे जाने से पहले हम संक्षेप में ये ध्यान कर लें कि इससे पहले हमने कहाँ पर इसे छोड़ा था। हमने देखा था कि राजा उदयन अपने मित्र विदूषक के साथ में वाटिका में आया था, प्रमद वन में आया था, जहाँ पर पद्मावती वासवदत्ता और अन्य सखियों के साथ में पहले से ही आई हुई हैं। और पद्मावती राजा उदयन को देख करके, क्योंकि वासवदत्ता परपुरुष के दर्शन से दूर रहती हैं, इसलिए उनके सामने आने से बचती हैं और एक वाटिका में छुप जाती हैं। उस वाटिका में छुपने के बाद की घटना हमने देखी कि राजा उदयन उस वाटिका के बाहर ही बैठते हैं और उनका मित्र जो वसंतक है वो उनसे प्रश्न पूछता है कि आपको वासवदत्ता और पद्मावती में से कौन अधिक प्रिय है। और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए, वासवदत्ता को स्मरण करते हुए, राजा उदयन की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। जब राजा उदयन का मुख आंसुओं से भरा हुआ है, उसी समय विदूषक उनके मुंह को धोने के लिए जल लेने के लिए जाते हैं और वहीं पर हमने इससे पहले वाले भाग को छोड़ा था। आज हम बढ़ रहे हैं इससे आगे। पद्मावती आर्य बाष्पाकुल पटांतरितम आर्य पुत्रस्य मुखम यावत निष्क्राममः। पद्मावती देखती है और कहती है कि हे आर्या, वासवदत्ता से कह रही है कि हे आर्या, आर्यपुत्र का जो मुख है वो आंसू रूपी पट से, वस्त्र से ढक गया है, तो चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं। कि इस समय राजा के मुख पर एक पर्दा पड़ गया है। किसका पर्दा पड़ गया है? आंसुओं का। जब आंसू आंखों में भरे होते हैं तो कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है। यद्यपि ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन एक नाटक है तो उसी रूप में वो कहती है कि चलो अब हम यहाँ से निकल चलते हैं। वासवदत्ता एवं भवतु, अच्छा ऐसा ही करते हैं। अथवा तिष्ठ त्वम, अथवा ऐसा करो तुम ठहरो। उत्कंठितम भर्तारम उच्छित्वा अयुक्तम निर्गमनम, क्योंकि इस तरह से दुखी भर्ता को, पति को छोड़ करके जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अहमेव गमिष्यामि, मैं ही चली जाऊंगी। वो कहती है कि पहले तो वो कहती है ठीक है, फिर उसे लगता है कि नहीं तुम रुको, क्योंकि तुम्हारे जो पति हैं, जो उदयन हैं, वो दुखी हैं इस समय, और किसी दुखी व्यक्ति को इस तरह से छोड़ करके जाना उचित नहीं होता है। उसके दुख को हल्का करना चाहिए, इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं चली जाती हूँ। चेटी सुष्ठु आर्या भणति, आर्या से ही कहते हैं उपसर्पतु तावत भर्तिदारिका, राजकुमारी आप इनके पास में जाएं। पद्मावती किम्नु खलु प्रविशामी, तो वो प्रश्न करती हैं क्या मैं प्रवेश करूं, अर्थात क्या मैं उदयन के पास जाऊं। फिर से वो उस बात पर सहमति चाहती हैं। वासवदत्ता इसका उत्तर देती हैं हला प्रवेश, सखी प्रवेश करो, इत्युक्त्वा निष्क्रांता। इस प्रकार से कह करके वासवदत्ता वहां से चली जाती है। उसके बाद प्रवेश करके कौन प्रवेश कर रहा है मंच पर? विदूषक। नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, नलिनी कमलिनी के पत्ते में जल लेकर के, एषा तत्र भवती पद्मावती, यह माननीय पद्मावती। पद्मावती कहती है आर्य वसंतक किम एतत्, आर्य वसंतक ये क्या है? विदूषक इतत् इदम एतत्, यह। पद्मावती भणतु भणतु आर्यो भणतु, बताओ बताओ, कहो कहो आर्य कहो। विदूषक भवती देवी वादनीतेन काश कुसुम रेणुना अक्षि निपतितेन साश्रुपातम खलु तत्र भवतो मुखम। अब विदूषक उसको क्या उत्तर दे? तो विदूषक एक प्रकार का बहाना बनाता है और कहता है कि हे देवी, वात नीतेन, वात वायु से उड़ाए हुए, काश कुसुम रेणुना, काश के फूल की रेणु से, उसके पराग से, पराग के द्वारा, अक्षि निपतितेन आंख में गिर जाने से, साश्रुपातम आंसुओं से युक्त, तत्र भवतो मुखम माननीय का मुख हो गया है। कि ये जो काश के पुष्प हैं उनका पराग हवा के द्वारा उड़ाया गया और वो उनकी महाराज की आंखों में गिर गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तद्ग्रहातु भवति इदम मुखोदकम,
तो आप ये मुख को धोने के लिए, मुख को साफ करने के लिए इस जल को ग्रहण करें। पद्मावती आत्मगतम, पद्मावती अपने आप से कह रही हैं। अब ये जो पंक्ति है जिसको यहाँ पर हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये प्रश्न में सूक्ति के रूप में भी पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है प्रसंग के साथ कि ये कहाँ पर, किसके द्वारा और क्यों कही गई थी। अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनो अपि सदाक्षिण्य एव भवति। पद्मावती जैसे ही विदूषक का उत्तर सुनती है, क्योंकि पद्मावती को तो वास्तविकता का ज्ञान है कि क्यों राजा की आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन विदूषक ये बात बता नहीं सकता है अभी पद्मावती को कि वो वासुदत्ता को स्मरण करके रो रहे हैं, तो उन्होंने एक बहाना बनाया है। तो पद्मावती जब उसकी चतुरता को देखती हैं तो पद्मावती उनको कहती हैं कि जो दाक्षिण्यता से युक्त व्यक्ति है, जो चतुरता से युक्त व्यक्ति है, उसका जो सेवक है, ऐसे व्यक्ति के परिजन सेवक भी चतुरता से, उदारता से, दाक्षिण्यता से युक्त होते हैं। तो इस तरह से वो एक तरह से विदूषक की प्रशंसा यहाँ पर कर रही हैं। उपेत्य, पास जाकर के, जयतु आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र की जय हो। इदम मुखोदकम, ये मुंह धोने के लिए जल है। राजा, अये पद्मावती, अरे पद्मावती, अपवार्य, एक और हट करके, वसंतक किमिदम, वसंतक ये क्या है। विदूषक, करने, कान में, एवमेव, इस प्रकार से। राजा, साधु वसंतक, साधु, बहुत अच्छा वसंतक, बहुत अच्छा। आचम्य, उसका आचमन करके। पद्मावती आस्यताम, पद्मावती बैठो। पद्मावती, यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, जैसी आर्यपुत्र आज्ञा दे। उपविशति, वो वहां पर बैठ जाती है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही राजा के सामने पद्मावती आती है तो राजा घबरा जाते हैं कि अरे पद्मावती, क्योंकि अभी वो वासुदत्ता की बात कर रहे थे, अब पद्मावती सामने आ गई हैं। तो वो विदूषक से पूछते हैं, अपने मित्र वसंतक से पूछते हैं कि वसंतक क्या हुआ, ये पद्मावती कैसे आ गई। उन्हें डर लगता है कि कहीं पद्मावती को ये पता ना लगा हो कि वो वासुदत्ता को स्मरण करके रो रहे हैं। तो विदूषक उनको कान में बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि मैंने ये बहाना बना दिया है कि आपकी आंख में पुष्प का पराग चला गया, इसलिए आपकी आंख में आंसू आ गए। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, जैसे कोई बहाना किसी की गलती को छुपाने के लिए बहाना बना लेता है, तो उसी तरह से राजा भी बड़े खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने। पद्मावती को वहां पर बैठने के लिए कहते हैं, पद्मावती वहां पर बैठती हैं। अब राजा उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, जब कोई इस तरह की बात होती है, हम किसी से छुपाना चाहते हैं, तो हम बार बार बहाना बना करके उसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये एक मानव की प्रकृति होती है। तो उसी मानव की प्रकृति के अनुसार राजा यहाँ पर पद्मावती से कहता है, पद्मावती, शरद शशांक गौरेण वात विद्धेन भामिनी काश पुष्प लवेन इदम साश्रुपातम मुखम मम। वो कहते हैं, भामिनी, हे सुंदरी, हे सुंदर स्त्री, वात विद्धेन, वायु के द्वारा उड़ाया हुआ, शरद शशांक गौरेण, शरद ऋतु के शशांक चंद्रमा के समान, गौरेण जो गौर वर्ण का है, स्वच्छ है, उज्जवल है, ऐसे काश पुष्प लवेन, काश के पुष्प के फूल के लव टुकड़े से, इदम मम मुखम, मेरा यह मुख, मेरा यह मुंह, साश्रुपातम, आंसुओं से युक्त हो गया है। कि ये जो काश का पुष्प है, जो किसके समान है, शरद काल की ऋतु के चंद्रमा के समान, क्योंकि शरद काल की ऋतु में बादल नहीं होते हैं, चंद्रमा बिल्कुल स्वच्छ होता है और बहुत चमकीला उज्जवल होता है। उस प्रकार का ये जो काश का पुष्प है, इसके पराग के मेरे आंखों में गिर जाने से मेरा जो आंसू है, पराग कैसे उड़े हैं, वायु के द्वारा वो पराग उड़े हैं, तो मेरा जो मुंह है वो आंसुओं से युक्त हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये राजा हैं और राजा यहाँ पर नायक है। नायक वो चरित्र होता है जिसका साधारण जनता जो भी उस नाटक को पढ़ता है, देखता है, सुनता है, उस नायक के चरित्र का अनुसरण करता है, उसे अपना आदर्श मानता है। तो यदि राजा यहाँ अपनी पत्नी से असत्य बोल रहे हैं तो क्या ये एक आदर्श चरित्र है, यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है। इसीलिए जो कवि है उन्होंने क्या किया है, इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि राजा ने अपनी पत्नी से झूठ तो बोला है, लेकिन झूठ बोलने का, असत्य बोलने का कारण क्या है। तो इस कारण को स्पष्ट करते हुए राजा आत्मगतम अपने मन में आगे कह रहे हैं, इयं बाला नवोद्वाह सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत कामम धीर स्वभावेयम
स्त्री स्वभावस्तु कातरः इयं बाला नवोद्वाहा, यह बालिका नवीन नवीन विवाहिता है। नवोद्वाहा इयं बाला, चाहे इस तरह से ले ले कि नवीन विवाहित यह बालिका सत्यम श्रुत्वा, सत्य को सुन करके व्यथाम व्रजेत, व्यथा को, दुख को प्राप्त हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। इयं कामम धीर स्वभावः, ये भले ही धैर्य से युक्त स्वभाव की हो, किंतु स्त्री स्वभावः कातरः, स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो कातर ही होता है, भय से युक्त ही होता है। यहाँ पर राजा ने, जब कोई व्यक्ति जो असत्य नहीं बोलता है, जो कोई गलत कार्य नहीं करता है, लेकिन बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि किसी के दुख को बचाने के लिए, किसी को दुखी होने से बचाने के लिए कहीं पर हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है जो उचित नहीं है, जो नीतिगत नहीं है, तो मन में एक पीड़ा रहती है कि हमने ऐसा कार्य किया, तो हम स्वयं को ही, दूसरों को हम स्पष्ट बाद में करें, लेकिन हम स्वयं को ही उसका एक कारण बताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर राजा उसी बात को बता रहा है कि ये जो बालिका है, किसके लिए कहा गया है यहाँ पर, ये बालिका पद्मावती के लिए, कि अभी अभी इसका नवीन नवीन विवाह हुआ है, अभी अभी मुझसे विवाह हुआ है। तो जब आप किसी के साथ में, किसी संबंध में बहुत नवीनता से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं पूरी तरह से। तो ये जब सत्य सुनेगी कि मैं किस कारण से रो रहा था, मेरी आंखों में अश्रु किस कारण से थे, वासव दत्ता के स्मरण के कारण, तो ये सुनकर के दुखी हो जाएगी। फिर वो कहते हैं कि यद्यपि पद्मावती ऐसी नहीं है, धैर्यवान है, समझदार है, सारी बातों को समझती है, लेकिन फिर भी स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो कातर होती हैं, भय से युक्त होती हैं। तो यदि ये बात सत्य को सुने और दुखी हो जाए तो ये उचित नहीं है। जैसे कि कहा जाता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि सत्य बोलना चाहिए लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को दुखी करे। तो इसीलिए वो उस सत्य को छुपा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे जो आंसुओं का कारण है वो पुष्प का, रज पुष्प का पराग है, और अपने आप को ये स्पष्ट करते हैं कि मैंने किस कारण से ये असत्य इस बालिका से या पद्मावती से मैंने क्यों ये बोला है, उसको वो स्पष्ट करते हैं। और एक तरह से कवि जो इसके लेखक हैं, नाटककार हैं, वो सभी के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैंने नायक से असत्य यहाँ पर क्यों बुलवाया है। फिर विदूषक, इसके आगे विदूषक कहते हैं उचितम तत्र भवतो मगध राजस्य अपराह्न काले भवंतम अग्रतः कृत्वा सुहृद जन दर्शनम। आदरणीय मगध राज के द्वारा अपराह्न के समय आपको आगे करते हुए, आपके साथ में, आपके नेतृत्व में जो उनके मित्र हैं, उन मित्रों से मिलने का समय निश्चित किया गया था। विदूषक यहाँ पर चाहते हैं कि किसी तरह से राजा को यहाँ से वो हटा दें, पद्मावती से दूर ले जाए। तो वो उनको याद दिलाते हैं कि मगध राज ने अपराह्न के समय ये निश्चित किया था, ये समय था कि हम मित्रों से मिलें, आपके नेतृत्व में मित्रों से मिलें, ऐसा निश्चित हुआ था। क्योंकि सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतीप्सितः प्रीतिम उत्पादयति, क्योंकि एक आदर के साथ में जब सत्कार किया जाता है किसी का, उन सत्कार के द्वारा ही जो इच्छित प्रीति होती है, जो इच्छित प्रेम होता है, वो उत्पन्न होता है। जब आप किसी दूसरे का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, तो ही आप उससे एक प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हम जब दूसरों से मिलेंगे, जुलेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे, तभी एक संबंध स्थापित होगा। और यहाँ पर राजा को मगध के साथ में एक प्रेम का संबंध उत्पन्न करना है, मगध के राष्ट्र के साथ में एक संबंध करना है। क्योंकि ये जो सारी योजना है, आपने प्रारंभ से नाटक को पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि मगध राज की जो सेना है उसका सहयोग लेना है, ताकि राजा अपने राज्य को, जिस राज्य को उसके शत्रु ने उससे छीन लिया है, उसको पुनः प्राप्त कर सके। तो उसके लिए उन्हें संबंध भी अच्छे से स्थापित करना है। तो विदूषक उनको कहते हैं कि हमें वहाँ पर चलना चाहिए। तद उत्तिष्ठतु तावत् भवान, तो आप यहाँ पर उठें। राजा वाणम प्रथमः कल्पः, राजा कहते हैं हाँ, ये तो हमारा सबसे पहला कार्य है। उत्थाय, उठ करके, गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नित्यशः कर्तारः सुलभालोके विज्ञातारस्तु दुर्लभः। राजा आगे कहते हैं विशालानाम गुणानाम सत्काराणाम च, विशाल गुणों का, बहुत बड़े बड़े गुणों का और उन सत्कारों को
करता रहा करने वाले, बहुत बड़े बड़े गुणों और सत्कारों को करने वाले लोके इस लोक में, इस संसार में नित्यशः सुलभः हमेशा ही सुलभ होते हैं, बहुत ही आसानी से प्राप्त होते हैं। विज्ञातारस्तु दुर्लभः, लेकिन उनको जानने वाले, उनको समझने वाले लोग, उनके महत्व को जानने वाले लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं। यहाँ पर राजा जो सत्कार की बात है उसकी प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं अपने मित्र से कि इस संसार में जो भी परोपकार, सत्य आदि जो भी गुण हैं, उन गुणों को समझने वाले, उनका प्रयोग करने वाले, उनका आदर सत्कार करने वाले लोग तो हमें बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन गुणों के महत्व को जान करके अपने जीवन में उतारने वाले, उनका सत्कार करने वाले लोग इस जीवन में बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं, अर्थात बहुत ही कठिनाई से हमको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में सत्कार का जो वर्णन किया है वो प्रस्तुत है, और जो गुण हैं जिनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है वो अप्रस्तुत है, और इसीलिए प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का वर्णन एक साथ हुआ है। इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है जिसका लक्षण दिया जाता है अप्रस्तुत प्रस्तुतयोर दीपकम तु निगद्यते। तो आप ये भी बता करके आ सकते हैं कि यहाँ पर दीपक अलंकार है और अनुष्टुप छंद इस श्लोक में है। ये अनुष्टुप छंद में ये श्लोक रचा गया है। निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग निकल जाते हैं, और यहाँ पर हमारा चौथा अंक समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अगली कक्षा में, इसके अगले भाग में, इसके 5वें अंक में, और उसके बाद 6ठे अंक में 2 अंक हमारे और बचे हैं। हम शीघ्र ही उनको भी पूर्ण करेंगे और इस नाटक की समाप्ति की ओर चलेंगे। तब तक आपने यदि इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्रारंभ से इसके सभी वीडियो देखें, इस कहानी को समझें, इसके एक एक पात्र को समझें, ताकि आपको इसकी जो सुंदरता है, इसका जो सौंदर्य है वो बहुत आसानी से समझ में आए। आप जितनी बार पढ़ेंगे, देखिए एक अच्छा जो साहित्य होता है उसकी यही विशेषता होती है कि एक बार अगर आपने उसको पढ़ लिया है, देख लिया है, सुन लिया है, आपको लगेगा आपको समझ में आ गया। आप दूसरी बार जब उसको पढ़ेंगे आपको उसमें फिर कुछ नया मिलेगा। आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे आपको उसमें कुछ कुछ नया मिलेगा, और वो जितनी बार जब हम उसमें से कुछ नवीन प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर की जो बंद खिड़कियां होती हैं वो भी खुलने लगती हैं। हमारी कल्पना शक्ति, हमारे विचार, हमारे शब्द, ये सब भी वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में 5वें अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।